प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में कुसुमपुर नाम का गांव था। इसी गांव में ब्रिजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी आरती और पुत्र मधुर के साथ रहा करता था। ब्रिजेश अधिक संपन्न तो नहीं था, पर अपने खेत में इतना अन्न अवश्य उपजा लेता था कि उसका अपने परिवार के साथ अच्छे से गुजर बसर हो जाता था। आरती भी अपने जीवन से संतुष्ट थी और घर पर रहकर ही वो मधुर का पालन पोषण करती थी। एक रात गांव में तेज बारिश होने के कारण ब्रिजेश के घर की लकड़ियों से बनी छत का एक हिस्सा टूट गया। उसने आरती से कहा कि इस बार वो घने जंगल में जाकर कुछ मजबूत लकड़ी काट कर लाएगा ताकि भविष्य में उसके घर की छत फिर से ना गिर पाए। हालांकि आरती ने ब्रिजेश को समझाने की कोशिश करी कि जंगल में अधिक आगे तक जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, बल्कि गांव के पास से ही लकड़ी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। ब्रिजेश नहीं माना और घने जंगल की ओर चल पड़ा। आरती देर रात तक ब्रिजेश का इंतजार करती रही, पर वो नहीं लौटा। अगले दिन सुबह उसने गांव वालों को सब बात कह बताई और लोगों से ब्रिजेश को ढूंढ लाने के लिए कहा। ब्रिजेश के परिचितों ने कुछ आनाकानी करने के बाद जंगल में जाने का निश्चय किया। गांव के लोग जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत विशालकाय शेर ने ब्रिजेश को मार डाला था। शेर ने गांव वालों पर भी हमला बोल दिया, पर वे सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस गांव लौटने में सफल रहे। ब्रिजेश के चले जाने के बाद आरती और मधुर का जीवन पहले जैसा नहीं रहा और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। आरती ने अब गांव के धनी लोगों के घर में झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम करना शुरू कर दिया और मधुर स्कूल जाने लगा। वक्त धीरे धीरे कटने लगा और मधुर एक पढ़ा लिखा नौजवान बन गया। उसे अपनी मां आरती का यूं दूसरों के घरों में बर्तन मांजना अच्छा नहीं लगता था, पर वो घर की दुर्दशा के कारण अपना मन मसोस कर रह जाता था। मधुर रात दिन यही सोचा करता था कि कैसे जल्दी से जल्दी धनवान बना जाए। उसने अपने पिता ब्रिजेश के खेत में खेती करना भी शुरू कर दिया था, पर वो ना ही अन्न उपजा पाता था जिससे बस दोनों माँ बेटे का पेट भर जाए। धनवान बनने की चिंता में मधुर का स्वास्थ्य गिरने लगा। आरती ने मधुर को बहुत समझाया कि एक स्वस्थ शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और अधिक चिंता करने की बजाय उसे जो भी ईश्वर ने दिया है उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। परंतु मधुर स्वभाव से अपने पिता ब्रिजेश की ही तरह जिद्दी था और उसने शहर जाकर नौकरी करने की बात मां आरती से कही। मधुर की ये बात सुनकर आरती बहुत भयभीत हो गई कि कैसे वो परदेश में अपना ध्यान रखेगा। आरती ने मधुर को बहुत रोका, पर मधुर नहीं माना। ऐसे में आरती ने मधुर को कहा कि ठीक है, अगर वो शहर जाना ही चाहता है तो जाए, परंतु उसे एक शर्त माननी पड़ेगी। मधुर कैसे भी करके शहर जाना चाहता था, तो उसने जल्दी से बिना सुने ही हर एक शर्त मानने की बात आरती को कह दी। आरती ने मधुर से एक बड़ी ही विचित्र शर्त कही। आरती ने कहा कि मधुर जब तक परदेश में रहेगा तब तक प्रतिदिन सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त होने के साथ ही उसको 4-4 रोटियां बनानी होगी और उन रोटियों के जो भी हिस्से बनाते समय जल जाएं, वो उनको इकट्ठा करके लौटते समय गांव लेकर आएगा। मधुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, परंतु उसने अपनी माँ को ये वचन दिया कि वो प्रतिदिन आरती की शर्त का पालन करेगा। रोती हुई माँ को 1 साल बाद फिर गांव लौट आने की बात कहकर मधुर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचने पर मधुर को पहले तो ये समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी उधेड़बुन में बैठे बैठे उसको अपनी माँ को दिए वचन का ख्याल आया कि उसे सूर्यास्त के समय 4 रोटियां बनानी है। रोटियां तो वो तब बना पाएगा जब उसके पास रहने का कोई ठिकाना होगा। अतः सबसे पहले उसने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे खर्च करके एक ठीक ठाक सा कमरा किराए पर लिया। सामान को व्यवस्थित करने के बाद उसने जल्दी से रोटियां बनानी शुरू की। मधुर ने अपने जीवन में कभी रोटी नहीं बनाई थी, सो सेकते समय रोटी पूरी की पूरी ही जल गई। पर उसे याद आया कि माँ ने तो रोटी के जले हिस्से ही इकट्ठा करने की शर्त रखी थी, ना कि सारी की सारी रोटी ही जला देने की। उसने फिर से रोटी बनाना शुरू किया, पर इस बार भी रोटी पूरी जल गई। मधुर को बड़ा गुस्सा आया कि माँ ने ये क्या बेतुकी शर्त मेरे माथे मढ़ दी।
मैं यहाँ पर धन कमाने आया हूँ या रोटियों के जले हिस्से इकट्ठे करने। पर वो माँ को दिया वचन नहीं तोड़ सकता था और उसने सुबह फिर से अच्छी रोटी बनाने का निश्चय किया और गया। चूंकि मधुर ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था तो उसे बड़ी जोरों की भूख भी लग रही थी, पर जली रोटी को वो कैसे खा सकता था। अगले दिन मधुर जल्दी उठ गया और नहा धोकर सबसे पहले उसने फिर से रोटियां बनाना शुरू किया। इस बार मधुर पूरी तरह से तैयार था कि रोटियां न जलने पाए। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि अब की बार रोटियां न के बराबर ही जली है। बड़े जोरों की भूख भी लगी थी तो उसने रोटी के जले हुए हिस्से तोड़कर एक थैले में डाले और बाकी की रोटी खा ली। पेट भर खाना खाने से मधुर को बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ और वो काम की तलाश में किराए के कमरे से निकल पड़ा। सारा दिन धक्के खाने के बाद भी जब मधुर को ढंग का काम नहीं मिला तो वो बड़ा निराश हुआ और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबी को कोसने लगा। अचानक उसको याद आया कि सूर्यास्त होने वाला है और उसे माँ के वचन के अनुसार 4 रोटियां बनानी है। यह ख्याल उसके मन में आते ही मधुर अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा और आनन फानन में उसने फिर से 4 रोटी बना ली। मधुर ने देखा कि पहली रोटी सबसे ज्यादा जली हुई थी, दूसरी और तीसरी रोटी उससे कम, जबकि चौथी रोटी के मात्र किनारे ही जले हुए थे। उसने जले हुए हिस्से फिर से थैले में इकट्ठा किए और रोटी के अच्छे हिस्सों को खा लिया। भोजन करने के बाद उसे बहुत आराम और अच्छा महसूस हो रहा था। अब मधुर इस बात पर विचार करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि पहली रोटी सबसे अधिक जली हुई थी जबकि चौथी रोटी सबसे कम। विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पहली रोटी बनाने से पहले वो बहुत अधिक चिंतित था, क्योंकि ना तो उसे कोई काम मिला था और ना ही वो समय पर घर ही पहुंच पाया था। इस कारण से वो जल्दीबाजी में रोटी बना रहा था, जिसके फलस्वरूप पहली रोटी बनाते समय वो एकाग्रचित नहीं था। चौथी रोटी बनाने के समय तक उसका पूरा ध्यान सिर्फ रोटी बनाने पर ही केंद्रित हो चुका था और वो सबसे अच्छी रोटी बनी। मधुर ने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि वो कल से हर हाल में सूर्यास्त से पहले कमरे पर लौटेगा और समय पर ही रोटी बना लेगा। अगले दिन मधुर की तलाश में निकल पड़ा। शहर के सबसे धनवान लोगों के इलाके से गुजरते समय मधुर की नजर एक आलीशान कोठी पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि सेठ जी के निजी सचिव के पद के लिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता थी। मधुर भी अपने भाग्य को आजमाने के लिए कोठी के भीतर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अंदर उसने देखा कि वहाँ पर उससे भी बहुत पढ़े लिखे जैसे लोग, आंखों पर मोटा चश्मा लगाए, काफी अधिक आयु के उम्मीदवार भी बैठे थे। अंत में मधुर को भी सेठ जी के कमरे में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने देखा कि लगभग 65 बरस के सेठ जी अपने लिए निजी सचिव को खोज रहे थे। सेठ जी ने मधुर से कड़क कर पूछा, कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ से आए हो, अभी क्या काम करते हो? मधुर ने बड़े धैर्य से सेठ जी को बताया कि वो गांव से आया हुआ बेरोजगार है। सेठ जी ने उससे पूछा, जब तुम बेरोजगार हो, निर्धन हो, गांव से आए हो तो भी चिंतित नहीं दिखाई पड़ते, स्वास्थ्य भी तुम्हारा बहुत अच्छा जान पड़ता है, ऐसा क्यों? मधुर को नहीं सूझ पाया कि वो सेठ जी की इस बात का क्या जवाब दे, परंतु तभी सेठ जी की कड़कती आवाज फिर आई कि मैं तुम्हें अपना निजी सचिव नियुक्त करता हूँ, कल सुबह 10 बजे से काम पर आ जाना। मधुर की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने सारा दिन शहर की कुछ अच्छी और प्रतिष्ठित जगह को देखने में व्यतीत कर दिया। सूरज ढलने को था तब मधुर को माँ को दिए वचन की याद आई। हालांकि अभी और घूमने का उसका मन था, पर वो रोटियां बनाने के लिए कमरे पर लौट आया। खुशी खुशी उसने रोटियां बनाई, किनारों पर से और जली हुई पपड़ियों को उसने थैले में इकट्ठा किया और भरपेट भोजन किया। दूसरे दिन सेठ जी के ऑफिस में मधुर ने दिल लगाकर काम किया। समय ऐसे ही कटता गया। एक दिन सेठ जी ने मधुर को रात्रि का भोजन अपने साथ करने के लिए कहा, पर मधुर ने विनम्रता से सेठ जी को मना कर दिया। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शहर के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए भी तरसते हैं और मधुर ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। सेठ जी को जरा भी बुरा नहीं लगा, परंतु उनको इसका कारण जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई। मधुर ने उन्हें बड़े ही बुझे हुए मन से बस इतना ही कहा कि उसने अपनी माँ को वचन दिया है और वो अपनी माँ का वचन नहीं तोड़ेगा। सेठ जी ने मधुर से वो शर्त भी बताने के लिए कहा, पर मधुर को लगा कि यदि उसने माँ के आदेश के बारे में सेठ जी को बताया तो सेठ जी और सभी लोग उसका सदैव मजाक बनाएंगे या उसकी माँ को पागल समझेंगे।
यह सोचकर बिना कुछ कहे मधुर अपने घर की ओर चला गया। आज की घटना से उसे अपनी माँ आरती की बहुत याद आई और अब उसके पास पर्याप्त धन भी इकट्ठा हो चुका था, तो उसने एक बार गांव जाने और अपनी माँ से मिलकर आने का निश्चय किया। अभी मधुर ये सब बातें सोच ही रहा था कि उसके कमरे का गेट किसी ने जोर से बजाना शुरू कर दिया। मधुर ने जैसे ही दरवाजा खोला वो हड़बड़ा गया, क्योंकि सामने सेठ जी खड़े थे। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे धनी व्यक्ति उसकी कुटिया में खुद चलकर आया था। मधुर ने सेठ जी को कमरे में प्रेम पूर्वक बैठाया और सेठ जी की आव भगत के लिए बाजार से कुछ मिठाई लेने चला गया। अब सेठ जी मधुर के कमरे में अकेले ही थे। उन्होंने देखा कि मधुर ने अपने कमरे को बड़ा ही व्यवस्थित कर रखा है। कपड़े सभी धुले हुए हैं, कमरे में झाड़ू पोछा से अच्छे से सफाई भी हुई है और सबसे खास बात कि कमरे में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे यह प्रतीत होता हो कि मधुर को किसी भी प्रकार का कोई गलत शौक हो। अचानक सेठ जी की नजर एक बहुत बड़े थैले पर पड़ी जो कि चूल्हे के पास ही पड़ा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमरे में मात्र वो थैला ही ऐसा था जो कि मैला कुचेला नजर आ रहा था। उन्होंने जब उस बड़े सारे थैले को खोल कर देखा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई रोटी के जले हुए टुकड़े क्यों इकट्ठा करेगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि कमरे में मधुर ने प्रवेश किया। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया, पर सेठ जी ने पहली बार उसको बड़े प्रेम से बराबर बिठाया और मधुर से जली रोटी का रहस्य पूछा। मधुर ने सेठ जी को अपनी माँ की अनोखी शर्त के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया और सेठ जी की ओर देखने लगा कि अब सेठ जी उसे और उसकी माँ आरती दोनों का मजाक बनाएंगे। हो सकता है सेठ जी उसे पागल समझकर नौकरी से ही निकाल दें। सेठ जी बड़ी देर तक सोच विचार करते रहे और अंत में मधुर से बोले, धन्य है तुम्हारी माँ, मैंने आज तक इतनी विलक्षण समझ बुद्धि वाली महिला नहीं देखी। मधुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेठ जी बजाय उसकी माँ को पागल समझने के उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। उसने कारण पूछा, तब सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारी माँ ने ऐसी अनोखी शर्त क्यों रखी। देखो मधुर, तुम रोटी के जले टुकड़े तभी तो इकट्ठा कर पाओगे जब तुम रोटी बनाओगे, और जब रोटी बनाओगे तो खाना भी प्रतिदिन खाओगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त की शर्त इसलिए रखी ताकि तुम हमेशा समय पर कुटिया में लौट आओ। इस प्रकार से तुम बाहरी बुरी संगत से बच गए और उचित समय प्रबंधन सीख गए। आस पड़ोस के लोग तुम्हारे समय से जाने और समय से लौट आने की आदत से पूरी तरह निश्चित हो गए कि तुम एक अच्छे आदमी हो और किसी अच्छे ऑफिस में काम करते हो जहां पर तुम्हें समय से पहुंचना होता है और समय से ही तुम्हें घर भेजा जाता है। समय से घर लौट आने से तुम मौसम चाहे जैसा भी हो स्वस्थ बने रहे और प्रतिदिन तुम्हारी नींद भी पूरी हो पाई, जिससे हर दूसरे दिन ऑफिस में तुम्हारा काम और अच्छे से अच्छा होता ही गया। सच मानो तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पर ना होकर भी हर पल तुम्हारे साथ ही रहती है। परंतु उसने सेठ जी से एक बात और समझाने का आग्रह किया कि माँ ने रोटी के जले हिस्से ही क्यों मांगे। वो चाहती तो सिर्फ रोटी के टुकड़े भी तो इकट्ठा करने के लिए कह सकती थी। सेठ जी मधुर की बात सुनकर हंसने लगे और बोले, यही तो सबसे खास बात है इस शर्त की। रोटी के जल जाने से तुम्हारी माँ पूरी तरह से निश्चित हो जाती कि तुम्हारी कोई रोटी कच्ची नहीं रहेगी और अच्छी तरह सिकी हुई रोटियां खाने से तुम्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर मधुर की अपनी माँ को याद करते हुए आंखें भर आईं। जैसे तैसे अपने आप को संयत करते हुए उसने सेठ जी से फिर पूछा कि उस दिन इंटरव्यू में मुझसे भी अधिक पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, फिर भी आपके निजी सचिव जितना बड़ा पद मुझे ही क्यों दिया गया। सेठ जी ने बताया कि भले ही वो लोग अधिक पढ़े लिखे हों, पर युवा व्यक्ति भी धीरे धीरे काम सीख ही जाता है। नवयुवकों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर मिलना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अब मेरी अवस्था 65 बरस से भी ज्यादा हो चुकी है, तो एक नवयुवक जिसका स्वास्थ्य उत्तम हो वो जरूरत पड़ने पर मेरा भी ध्यान रख लेगा। मधुर को आज अपनी माँ की वो बात हमेशा के लिए समझ आ गई कि एक स्वस्थ शरीर ही मनुष्य का सर्वोत्तम धन होता है। इसके बाद सेठ जी ने मधुर को आरती से मिलने की इच्छा प्रकट की। दोनों मधुर के गांव कुसुमपुर पहुँचे तो सेठ जी ने आरती से कहा कि वो अपनी इकलौती बेटी का विवाह मधुर से करना चाहते हैं। इस प्रकार आरती की सूझबूझ और मधुर की लगन एवं मेहनत से उन दोनों का जीवन हमेशा के लिए संकटों से बाहर आ गया।